हेलो फ्रेंड्स, वेब एकेडमी के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोगों ने जैसा कि लास्ट वीडियो में कहा था कि फिर नेक्स्ट वीडियो से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, इसलिए फिजिक्स का चैप्टर 1 है हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है नाप तौल, मतलब कि कौन सी चीज कितनी है, क्या है, कैसे है, ये सब हमारा क्या बताता है? कौन बताता है? मेजरमेंट बताता है। क्लास 6 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, मतलब कि उसका बहुत ही छोटा रूप पढ़ा क्लास 6 में। अब हम लोग क्लास 7 में आ गए हैं, इसलिए क्लास 7 में मेजरमेंट की हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मास, वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम एंड सो ऑन। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को कई सारी चीज़ें पता लगती चली जाएंगी। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले टॉपिक पर इसके आते हैं, जो कि है मास। क्या है? मास। मास की अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एनी सब्सटेंस। मैटर क्या होता है? ये पेन दिख रहा होगा सभी को, इसमें क्या क्या है? अमाउंट, ये कैप है, ये पीछे से कैप लगी हुई है, ये रिफिल है, ये पॉइंट है, और थोड़ा सा लिक्विड होगा। वो सब मिला के इसका टोटल वजन जो होगा वो उसका मास होगा। कितना मैटर कंटेंट है इसमें, वो इसका मास होगा। ठीक है, समझ में आती है हम लोगों को बात की मास क्या होगा। अब इसकी यूनिट पे आते हैं। मास की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड in any substance is called mass। समझ में आ गया? ये हो गई मास की डेफिनेशन। अब इसकी यूनिट इज किलोग्राम। यूनिट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट जिनको बोलते हैं, वो मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के एंड स्मॉल जी। क्लियर? ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई। मास के बारे में एक और बात हम लोग जान लेते हैं, जो कि ये है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। बुक्स वालों की मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि पहला चैप्टर है, पहली हेडिंग है, और उन्होंने सीधे सीधे लिख दिया कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चे ने पता नहीं 6 में पढ़ा कि सिर्फ खेलता ही रहा, उसे कैसे पता चलेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं? पहले बताना तो चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ एक क्वांटिटी होती है, वो उन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मास में हम लोगों का किसी भी तरह से डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, इसीलिए दे आर स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब मास के बारे में एक और बात कही जाती है कि दे हैव कांस्टेंट वैल्यूज एट एनी प्लेस। हम लोग अगर यहाँ खड़े हैं तो भी किसी चीज का मास मान लीजिए 25 ग्राम है, 25 किलो है, 25 केजी है। ठीक, हम लोग यहाँ से 200 किलोमीटर आगे गए, तब भी वो तब भी उसका मास, वेट नहीं, सॉरी गलती हो गई, मास 25 किलो ही रहेगा। अब हम लोग कहीं और चले गए, 2000 किलोमीटर दूर चले गए, 200 से 2000 किलोमीटर दूर चले गए, तब भी उसका मास हमेशा 25 किलो का 25 किलो ही रहेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेस, कहीं कोई भी प्लेस होगी तो मास हमेशा सेम रहेगा। अभी आप लोगों के दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो
जिनसे हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं वो एक है, वो एक ही तरह से हम लोग उसको मेजर करते हैं, इसीलिए परमानेंट सेम आता है। ठीक है, अब हम लोग पहले इसकी जो यूनिट हम लोगों ने देखी, इसकी सब मल्टीपल यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट किलोग्राम। अब इसकी स्मॉलर यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं, अदर स्मॉलर यूनिट्स। अदर स्मॉलर की यूनिट्स में पहली आ जाती है ग्राम। अदर यूनिट्स में किलोग्राम से स्मॉलर यूनिट्स आ जाती है ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 केजीज। इसको अब हम लोग वाइस वर्सा अगर इसका ले लें तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। हम लोगों को कोई चीज बोल दी गई कि ये 10 किलो केजी है इसका मास, अब इसको ग्राम में निकालिए, तो इसको हम लोग तुरंत कुछ नहीं करेंगे, 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10,000 ग्राम्स। 10 केजी इज इक्वल टू 10,000 ग्राम्स। माइंड में ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई। ठीक, एक और इसकी स्मॉलर यूनिट्स आ जाती है, दैट इज मिलीग्राम। मिलीग्राम हम लोगों ने ज्यादातर ये सुना होगा और ये सुना होगा, मिलीग्राम हम लोग कम ही सुनते हैं। जब आप लोग आगे जाके लैब्स में जाएंगे, लैब्स के अंदर काम करेंगे, तब आप लोग सिर्फ ये सुनेंगे, वहां पे ये और ये नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कोई भी केमिकल आपको केजी की किलो के भाव में नहीं दे दिया जाएगा, ना ही ग्राम के भाव में दिया जाएगा, वो मिलीग्राम। मिलीग्राम बहुत ही छोटी होती है, दैट इज 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम्स। ओके, तो अब ये हमारी हो गई स्मॉलर यूनिट्स, ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं अदर बिगर यूनिट्स के बारे में। अदर बिगर यूनिट्स, ओके। अदर बिगर यूनिट्स आर, फर्स्ट इज 1 क्विंटल and second is 1 metric ton। अब हम लोग बिगर यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके इक्वल में हमेशा इसके कंपैरिजन में, इक्वल नहीं सॉरी, कंपैरिजन में केजी छोटी वैल्यू होगी, तो इसमें हम लोग 1 क्विंटल को केजी के रिस्पेक्ट में जानते हैं। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी एंड 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी। इतनी बात हम लोगों को क्लियर हो गई। पहले हम लोगों ने क्या सीखा, अदर स्मॉलर यूनिट्स, फिर अदर बिगर यूनिट्स, और ये किसकी यूनिट्स है ये भी तो जान लीजिए, पता हो गया कि ये मास की स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स हैं। अब यहाँ से मास की यूनिट्स ओवर होते, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मास के बारे में। मेजरमेंट ऑफ मास यानी कि मास को अगर हमें मतलब कि नापना या तौलना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक कोई डिवाइस लेंगे, डिवाइस के बारे में भी हम लोग आगे बात करते हैं, 2-3 तरह के हैं। तो डिवाइस लेंगे और उसके एक तरफ स्टैंडर्ड मासेस रखेंगे, जिनको हम लोग वेट्स बोलते हैं, जो कि आयरन के बने होते हैं या ब्रैस के बने होते हैं। कुछ इस तरह के दिखते हैं। मैं लेके आया था एक दुकान से चोरी करके, ये देखिए, ये है 5 ग्राम का, ये कितने का है, ये 500 ग्राम्स का। ये देखिए, इन्हीं को बोलते हैं स्टैंडर्ड मासेस, जिसकी मदद, जो कि एक तरफ रखा जाता है उसके,
एक और है मेरे पास, वो भी दिखाती हूँ मैं, फिर इसको उसको साइड में रख के। ये कितने ग्राम का है? 200 ग्राम्स का। तो पूरा अगर हमें कोई चीज़ नापनी है, तौलनी है, तो 255 ग्राम्स के मेरे पास ये तीनों हैं। इसकी मदद से हम लोग एक तरफ इसको रखेंगे और दूसरी चीज जो हमें, जिसका मास हमें लेना है, वो हम लोग उसके राइट हैंड साइड रखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और उनको बैलेंस कराने की कोशिश करेंगे। तब अगर एक वो बैलेंस वाला सिस्टम हम लोग लेते हैं तो उस वाले डिवाइस को बोलते हैं बीम बैलेंस। अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है? अब अपना पेन ले लूँ मैं जरा। ठीक, हम लोगों ने वेट्स देख लिए। अब बात कर लेते हैं कि मेजरमेंट करते किस डिवाइस से हैं। पहला आता है बीम बैलेंस, और दूसरा होता है स्प्रिंग बैलेंस। शायद मैं अगर गलत हूं तो गलत हूं, मैं, मुझे पता था मैं गलत, सॉरी फॉर दैट। सेकेंड इज फिजिकल बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस अभी आगे पढ़ेंगे, वो भी एक बैलेंस होता है, पर वो दूसरी चीज को नापने के लिए होता है। वो भी अभी हम लोग इसके जस्ट, इस टॉपिक के जस्ट बाद वही स्टार्ट है। ठीक, ये हमारे दो डिवाइस है जिनकी मदद से हम लोग मास को मीजर करते हैं। क्या करते हैं? मीजर करते हैं। ठीक, बीम बैलेंस क्या होता है? बीम बैलेंस का हिंदी अनुवाद होता है तराजू। तराजू जो कि कबाड़ी वालों के पास होता है, वो ऐसे करके उठाते हैं, इधर अपने को यही बांट रखते हैं, अरे स्टैंडर्ड मासेस और वेट्स रखते हैं, और इधर हमारे घर का जो कबाड़ होता है वो रखते हैं, और फिर उसको ऐसे ऐसे करके कुछ करते हैं, कुछ तो करते, समझ में नहीं आता क्या करते हैं, पर फिर वो कह देते हैं कि इतने किलो हो गया। हमें तो समझ में आज तक नहीं आया कि उनका इतनी जल्दी ऐसे किलो कैसे हो जाता है। पक्का चोरी करते होंगे। बीम बैलेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक, बीम बैलेंस, बीम बैलेंस को अगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो ये आई इसकी बीम। ठीक, यहां से सेंटर से, बिल्कुल सेंटर है इसका, यहां से एक गया इसका साइड। शायद ये डायग्राम गलत जा रहा है, हाँ गलत जा रहा है, तो इसको एक बार मैं थोड़ा साफ कर लूं। तो मेरा बीम बैलेंस बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है और उसका काम कैसे होता है। ठीक है, पहली चीज ये, इसको बोलते हैं सपोर्ट। इसका इसका काम होता है पकड़ने के लिए, ऐसे पकड़ा जाता है। इसको यहां से पकड़ लिया और इधर एक चीज रख दी, इधर एक चीज रख दी और वजन कर दिया। ठीक, ये हो गई बीम, जिसके नाम पे इस बैलेंस का, इस डिवाइस का नाम पड़ा। ठीक, ये हो गया बीम, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गई स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स, हाँ स्ट्रिंग्स से कह लिए सही रहेगा। स्ट्रिंग्स होती हैं कई जगह पे, यहाँ पे चैन्स लगा दी जाती हैं, चैन, समझ नहीं आ गया होगा? सेम, चेन्स या स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। ठीक, ये दोनों हमारे पैंट्स हो गए। इन पैंट्स का ही तो मेन काम होता है कि जिसमें एक तरफ स्टैंडर्ड वेट्स रखे जाते हैं और एक तरफ हमारे आइटम रखा जाता है जिसका हमें वेट करना। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इस डिवाइस को ट्रू कब कहा जाता है और ट्रू होना क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रू होना क्या होता है। जब ये दोनों पैर एम्प्टी हो, खाली हो, और ये अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हो,
उसको हम लोग ट्रू बीम बैलेंस बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए ये हमारा खाली है, ये भी हमारा खाली है, पर तब भी ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल बनी हुई है ये भी कुछ इस तरह से टिल्ट हो जाए या ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, वो हमारा ट्रू बीम बैलेंस नहीं है। इसलिए अगर कभी भी कबाड़ी वाला आए आपके घर में तो सबसे पहले उससे कहिएगा कि खाली करो, पहले सबसे पहले खाली करे और उससे कह दो उठाओ, पहले देखना कि वो सीधे है कि नहीं। अगर वो सीधे ना हो तो उससे कभी तोलवाना नहीं, वरना वो आपको साथ धोखाधड़ी कर रहा है। ठीक है, ये एक जागरूकता वाली बात हो गई, समझ में आती है ना बात। अब अगर हमें अब किन किन कंडीशन की वजह से ऐसा फॉल्स हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है। ठीक, सबसे पहली कंडीशन आती है कि इनका जो स्ट्रिंग और चेन्स है इनकी लेंथ अगर अनइक्वल हुई तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इनका मास अगर अनइक्वल हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेम है, अगर इधर होगा तो इधर भी यही चीज हो जाएगी। अगर इनका मास और लेंथ अगर अनइक्वल हुई दोनों तरफ से तो ये फॉल्स एक बीम बैलेंस बन जाएगा। अगर इनमें यूज किया गया मटेरियल डिफरेंट होगा तो ये बीम बैलेंस फॉल्स बीम बैलेंस कहा जाएगा। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होती है। यही दो मेन कंडीशन होती है जिसकी वजह से बीम बैलेंस हमारा फॉल्स बीम बैलेंस कहा जाता है उसको। एक और कंडीशन होती है जब बीम बैलेंस हमारा फॉल्स हो जाता है, वो ये होती है कि जब इसकी दूरी इन दोनों से अगर इन अनइक्वल हो गई, मतलब कि ये हमेशा सेंटर में होना चाहिए। जैसे ये अगर ये पूरी 10 है तो इधर 5 और इधर 5 होना चाहिए। अगर ये 5 और 4 और 6 हो गई तो ये अनइक्वल बीम बैलेंस कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई हमें बात। अब बीम बैलेंस इतना बना लिया, अब इतने में ही हम लोग पूरा ज्ञान ले लेंगे। हम लोगों ने इसमें कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, किसका क्या काम होता है ये पढ़ लिया, और अब इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि ट्रू कब होगा फॉल्स कब होगा। ठीक, कैसे अगर उसको हमें फॉल्स, अगर हम लोग थोड़ी चोरी करने के मूड में आ भी गए और उसको अगर हमें फॉल्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये भी दिमाग में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्किंग, इसी की वर्किंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्किंग। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इधर ये हमारा लेफ्ट पैन हो गया, ये हमारा राइट पैन हो गया। ठीक, लेफ्ट पैन राइट, लेफ्ट पैन में हम लोगों ने वेट्स रखे। ठीक, वेट्स अगर हम गए, एग्जाम्पल से चलते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मैं गया किसी दुकान पे 2.5 किलो आलू लेने। ठीक, तो सबसे पहले जो दुकानदार है वो 2.5 किलो के वेट्स लेगा, कुछ इस तरह के जो मैंने आपको दिखाए थे क्लास की शुरुआत में, वही 2.5 किलो के बड़े बड़े होंगे। ये तो बहुत ये आधा किलो का हो गया, ये 200 ग्राम, ये 5 ग्राम, इसी के बहुत बड़े बड़े वेट्स लेगा और उसको लेफ्ट पैन पे रख देगा। ठीक, राइट पैन पे आलू रखना शुरू करेगा, रखता जाएगा। एक बार बोरी में उसने भर लिया और सारी पूरी बोरी उठाई और रख दी। पहली कंडीशन बनती है कि ये वाला साइड नीचे चला गया, ये वाला साइड बहुत नीचे चला गया, तब क्या होगा, मतलब कि हमारा जो आलू है, मतलब कि आइटम, आलू आलू क्या गलत बोल रहा है, मैं भी पता नहीं बच्चे क्या गलत समझे, तो आइटम जो हो गया वो हमारा ज़्यादा हो गया वेट से। ठीक, अब हम लोग धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे। एक बार में हमने ज़्यादा निकाल लिया आइटम, ठीक, ज़्यादा आइटम निकाल लिया, तो सेकेंड कंडीशन बनी क्या कि ये वाला साइड नीचे चला गया। उस वाले केस में जब ये वाली चीज ऊपर चली गई, ये वाली चीज नीचे आ गई, यानी कि वेट्स हमारे नीचे चले गए, तो ये वाली चीज हमारी कम हो गई। अब जब ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एक ऊपर चला जा रहा है एक नीचे चला जा रहा है, तो बहुत स्लाइट डिफरेंस मतलब कि आ रहा है चीज में वेट से, फिर हम लोग धीरे 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 डालना शुरू करते हैं आइटम में, धीरे धीरे डालना है बस पहुंचने वाला। तब एक समय आता है कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है पूरा। उसी हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हमारी जो हम लोग लेने गए थे चीज, उसका वजन कंप्लीट हो गया। 2.5 किलो आलू लेने गए थे,
2.5 किलो आलू यहाँ पे तौल गए, पूरे पूरे हो गए। ठीक, ये बात यहाँ से हमारी इसकी वर्किंग बस इतनी ही थी। इसको ऐसे ही समझाया जाता। बुक इस लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत चीज़ें लिखी हैं। ऑन लेफ्ट साइड इफ इट वेट्स हैवियर देन द आइटम इज मोर। उसको अगर आप लोग बुक से पढ़ेंगे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार यहाँ से वीडियो देखिए और उसको बुक से पढ़िए और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, अब हम लोग लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, वो भी पढ़ लेते हैं। मास मेजरमेंट डिवाइसेस में सेकेंड डिवाइस आ जाता है। सेकेंड डिवाइस हमारा कौन सा होता है? फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस, आप ये समझ लीजिए बस इतना अंतर है कि वो बड़ी चीज़ों को तौलने के लिए काम आता है और ये बिल्कुल स्मॉलर मासेस, मतलब माइनर मासेस, जो सबसे छोटे मासेस होते हैं, मिलीग्राम्स में नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए लेबोरेटरी में आप लोग को फिजिकल बैलेंस की मिलेगा। ठीक, इतनी बात हम लोग को क्लियर हो गया। हम लोग इससे 1 मिलीग्राम और इवन इससे छोटा तौल सकते हैं। इसका बैलेंस है 1 मिलीग्राम और इवन इससे छोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर हमें अपने आसपास यूज देखना है तो सबसे बढ़िया यूज इसका इस्तेमाल होता है ज्वेलर्स की शॉप में। ज्वेलर्स की शॉप में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कॉर्नर में एक रखा रहता है, उसको ग्लास केस में बढ़िया से उसको रखते हैं। क्योंकि ग्लास केस के लिए इसमें क्यों लगता है? क्योंकि एयर प्रेशर भी अगर डिस्टर्ब कर देता है तो मास में डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। ये इतना माइनर मास लेता है कि अगर एयर प्रेशर भी उसमें पड़ गया तो डिफरेंस आ जाएगा। वो डिफरेंस से अगर ज्वेलर्स की शॉप में है और मान के चलिए आप कोई चीज़ लेने गए, वहाँ पे 10 ग्राम लेने गए और उसका मास आ गया 12 ग्राम, तो वो तो लुट गया। 2 ग्राम उसका चीज़ ज़्यादा जा रही है और पैसे उसको 10 ग्राम के पड़ रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो उसको ग्लास केस में बंद करके स्पेशली बहुत केयर के साथ उसको रखा जाता है। ग्लास केस का इस्तेमाल करने का एक और कारण होता है जो कि है उसे डस्ट से, उसमें डस्ट अगर आ जाती है तो वेट ऐड ऑन होने लगे, इसलिए उसको डस्ट से बचा के रखते हैं ताकि वो एयर करंट से भी बचा रहे, प्रेशर से भी बचा रहे और डस्ट से भी बचा रहे। यहाँ से हमारा स्प्रिंग बैलेंस नॉट स्प्रिंग, फिजिकल बैलेंस हमारा खत्म हो जाता है और हमारे ये वाला फिजिक्स का पहला वीडियो भी ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and please subscribe my channel so that I can also get motivated to post more videos, and please ask some questions from me if you have any doubt regarding the video and anything. okay, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेट एंड डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली less than within 4 days I will post it. Thank you for watching.